आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टारगेट डिस्कवरी के नेक्स्ट पॉइंट में फंक्शनल जीनोमिक्स। अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज फंक्शनल जीनोमिक्स? फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होता है? फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होता है? व्हाट इज फंक्शनल जीनोमिक्स? कभी सुनिए ये टर्म फंक्शनल जीनोमिक्स? सब पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस जो इसेंशियल होता है, मतलब आइदर टू सिंथेसाइज सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स और टू गवर्न सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, उसे हम जीनोमिक्स कहेंगे। जीनोमिक्स कहेंगे। ठीक है, और कोई बताएगा? फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन और जीनोमिक्स का मतलब होता है जीनोम। हमारा जीनोम यस। किस तरीके से फंक्शन कर रहा है इसका स्टडी करना, मतलब अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में हमारा जीनोम किस तरीके से फंक्शन करता है इसका स्टडी करना, उसका स्टडी करना, इसी को बोलते हैं हम फंक्शनल जीनोमिक्स। सो फंक्शनल जीनोमिक्स इज बेसिकली अ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन उसकी क्या है। फंक्शनल जीनोमिक्स इज अ ब्रॉडली डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ जीन्स। जीन का सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, जीन की एक्टिविटी का सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, मतलब कोई जीन किस तरीके के प्रोटीन का सिंथेसिस वो करता है, किस तरीके से एमआरएनए बनाता है, किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स का हमारे सेल लेवल पे क्या फंक्शन होता है, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या फंक्शन दिखाता है, इस सब का स्टडी करना, जीन के लेवल पे जीन की एक्टिविटी का स्टडी करना, तो इसको हमने बोला है फंक्शनल जीनोमिक्स। So functional genomics can be broadly defined as systematic analysis of gene activity in healthy वर्सेस डिसीज ऑर्गेनिजम्स और डिसीज ऑर्गन और टिश्यू और सेल। मतलब जीन का किस लेवल पे स्टडी करना है, ऑर्गेनिज्म की लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गन की लेवल पे, टिश्यू की लेवल पे और सेलुलर लेवल पे, इन सब की लेवल पे जीन के जो एक्टिविटी है वो कैसे इफेक्ट डालते हैं, इन सब का स्टडी करना मतलब होता है फंक्शनल जीनोमिक्स। उसके बाद में फंक्शनल जीनोमिक्स क्या रोल परफॉर्म करते हैं कि फंक्शनल जीनोमिक्स में हम जीन और उनके इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। सो फंक्शनल जीनोमिक्स इज अ फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब जीन फंक्शन एंड देयर इंटरेक्शन। जीन के फंक्शन का और उनके इंटरेक्शन का स्टडी करना मतलब होता है फंक्शनल जीनोमिक्स। अब फंक्शनल जीनोमिक्स में हमको क्या क्या स्टडी करना होता है कि फंक्शनल जीनोमिक्स में हमको स्टडी करना होते हैं रेगुलेटरी नेटवर्क्स। रेगुलेटरी नेटवर्क्स मतलब जीन के जो रेगुलेटरी नेटवर्क है, जीन के रेगुलेशन आपको पता होगा कि जीन, हर एक जीन एक अलग तरीके से रेगुलेट होता है। कोई रेगुलेटरी पाथवे आपने पढ़ा होगा। रेगुलेटरी नेटवर्क्स जीन के कैसे होते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज, वो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद उनका पाथवे किस तरीके से चलता है, मेटाबॉलिज्म में वो क्या रोल परफॉर्म करता है, या फिर उनके जो भी अदर फंक्शंस है, जो भी आगे जाके चलने वाले पाथवे है, उनका स्टडी मतलब बायोकेमिकल पाथवेज का स्टडी करना। एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होता है उसका स्टडी करना मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स में जीन के इस तरीके के फंक्शन ये स्टडी करते हैं। द इफेक्ट ऑफ जीन नॉकआउट, जीन को निकालने के बाद या जीन का अप रेगुलेशन करने के बाद या जीन का गेन ऑफ फंक्शन करने के बाद, मतलब जीन नॉकआउट, जीन अप रेगुलेशन और गेन ऑफ फंक्शन करने के बाद उस जीन के फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है, उस जीन की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है, इस इन सब का स्टडी करना मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स। एंड द रिजल्ट ऑफ फंक्शनल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉकआउट्स, जीन के फंक्शन को सप्रेस करने के बाद या फिर जीन का रिमूवल करने के बाद उस सेल पे, उस ऑर्गन के पे या उस टिश्यू पे वो एक्टिविटी किस तरीके से इफेक्ट डालती है, तो उसका सबका स्टडी करना मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स। सो फंक्शनल जीनोमिक्स एम्स टू डिटरमाइन डिसीज मैकेनिज्म। फंक्शनल जीनोमिक्स की मदद से हम डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हैं कि एक आधा जीन म्यूटेट करने के बाद, हाँ एक आधा जीन म्यूटेट करने के बाद हमको ये फिनोटाइप मिला, तो ये फिनोटाइप मिलने के बाद, तो ऐसा स्पेसिफिक फिनोटाइप मिलने के बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जीन उस स्पेसिफिक डिसीज के लिए रिक्वायर है। टू आइडेंटिफाई डिसीज जीन एंड डिसीज मार्कर, डिसीज मार्कर का मतलब होता है उस स्पेसिफिक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले जीन। इट ऑल्सो एम्स टू गाइड अंडरस्टैंडिंग द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को समझने के लिए भी हम फंक्शनल जीनोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं दैट आइदर लीड टू डिसीज, उसकी वजह से हमको डिसीज में
डिसीज में कॉज होने वाले कुछ लीड्स का पता हमको चलता है और इंडिकेट थेरापेटिक स्ट्रेटेजी। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको किसी डिसीज में चलने वाला पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पता चल गया, तो उसके अगेंस्ट हमको जो ड्रग डिजाइन करना है उसकी स्ट्रेटेजी, वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, तो वो हम डिटरमाइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोवेल थेरेप्यूटिक्स। नए ड्रग इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम किया जा सकता है। So functional genomics relies heavily on disease models that are based on high homology of genes. अब ये जो फंक्शनल जीनोमिक्स है, फंक्शनल जीनोमिक्स का स्टडी जो है वो हम एक्चुअली इंसान पे तो नहीं कर सकते ना, कि हर डिसीज इंसान को ले और उस पे जाके उसका इस्तेमाल करें, या फिर नॉर्मल ह्यूमन पे हम फंक्शनल जीनोमिक्स का स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि होता ये है कि ह्यूमन जो है वो ह्यूमन लार्ज स्केल पे उसमें बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे टिश्यू है। अब हर सेल में हर टिश्यू में चेंजेस करते बैठ नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कोई सेलुलर मॉडल या फिर कोई एनिमल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइस। माइस हमारा कॉमन एनिमल मॉडल है जो फार्मास्यूटिकल्स में लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है, दैट आर बेस्ड ऑन हाई होमोलॉजी ऑफ जीन्स। होमोलॉजी मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर, एक जैसे एक्टिविटी करने वाले जीन्स, उस पे हम उसका स्टडी कर सकते हैं। एनिमल मॉडल्स पे उनका हम स्टडी कर सकते हैं। निमेटोड से लेकर वेरियस मैमल्स तक हम एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फंक्शनल जीनोमिक्स एम्प्लॉयज हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे हमको इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म पे या एक सेल मॉडल पे या फिर एक एनिमल मॉडल पे हमको रिसर्च करके नहीं चलेगा। वहां पे फंक्शनल जीनोमिक्स या जीन नॉकआउट टेक्निक का इस्तेमाल करके नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दिस इज द फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स का टारगेट डिस्कवरी में किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये अभी हमने देखा। उसके बाद हमने टारगेट डिस्कवर कर लिया, टारगेट का हमने डिस्कवर कर लिया, टारगेट की डिस्कवरी हमने कर ली। उसके बाद जो डिस्कवर टारगेट है उसका वैलिडेशन, ये टारगेट वैलिड है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है, टारगेट वैलिडेशन। समझो हमने कोई टारगेट यहाँ पे डिस्कवर कर लिया, तो इस टारगेट, ये टारगेट वैलिड है या नहीं, वैलिड और नॉट, इसका स्टडी करना मतलब होता है टारगेट वैलिडेशन। मतलब अल्टीमेटली टारगेट का वैलिडेशन। सो ये टारगेट को वैलिड है या नहीं, मतलब ये टारगेट डिसीज मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है या नहीं, डिसीज मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है या नहीं, इसका स्टडी करना है। मतलब टारगेट वैलिडेशन इन्वॉल्व इन डिसीज प्रोसेस और नॉट। जो हमने टारगेट डिस्कवर किया है वो टारगेट डिसीज प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं, इसका स्टडी करना। या क्लिनिकल पोटेंशियल ऑफ टारगेट, टारगेट का ड्रग के अगेंस्ट कितना क्लिनिकल पोटेंशियल है, क्या ड्रग को वो कितना कितना रिस्पॉन्ड करता है, उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, ये सब का स्टडी करना। क्लिनिकल पोटेंशियल मतलब उस, अगर कोई ड्रग हमने इन्वेंट कर दिया और इन्वेंट करने के बाद टारगेट पे अटैक होने के बाद उस ड्रग का कितना पोटेंशियल है कि जाके वो टारगेट को ब्लॉक कर सके, मतलब उसका क्लिनिकल पोटेंशियल। क्लिनिकल पोटेंशियल में ये भी स्टडी किया जाता है वो डिसीज कॉज करने के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक्चुअल स्टैटिस्टिकल डेटा हमको यहाँ पे मिलता है टारगेट वैलिडेशन में। सो टारगेट वैलिडेशन स्टडीड इन इंटैक्ट एनिमल और डिसीज रिलेटेड सेल बेस्ड मॉडल। ये इंटैक्ट एनिमल मॉडल या डिसीज रिलेटेड सेल बेस्ड मॉडल में स्टडी किया जाता है। सो यहाँ पे इंटरएक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में टारगेट का कैसे रिस्पॉन्स होता है डिसीज के लिए, वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्टडी किया जाता है। प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोफाइल ऑफ न्यू ड्रग इन पेशेंट, मतलब जो भी हमने टारगेट डिस्कवर किया है उसके अगेंस्ट अगर हम कोई ड्रग रेस करें तो उसका रिस्पॉन्स, उसका पॉसिबल प्रोफाइल किस तरीके से होता है, इसका प्री प्रेडिक्शन यहाँ पे किया जाता है। मतलब टारगेट वैलिडेशन में अल्टीमेटली हमने जो भी टारगेट डिस्कवर किया है वो वैलिड है या नहीं, अपने डिसीज को रोकने के लिए वो वैलिड है या नहीं, इन सब का स्टडी करना मतलब होता है टारगेट वैलिडेशन। समझ में आया? यस सर। अगर समझो हमारे पास कोई सेल है, अब हमने डिसीज देखा कि डिसीज किस वजह से होता है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई डिसीज हो सकता है या फिर फंगस की वजह से डिसीज हो सकता है।
अगर हम कंसिडर करते हैं एक डिसीज जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से हुआ होगा, समझो हमारे सेल को किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया। अब इन्फेक्ट करने के बाद हमको पता चल गया कि बैक्टीरिया को किस तरीके से ब्लॉक करना है। समझो बैक्टीरिया के सेल के सरफेस के ऊपर हमको कोई रिसेप्टर डिस्कवर हुए। अब ये रिसेप्टर डिस्कवर होने के बाद हमने उस रिसेप्टर का पूरा स्टडी किया, हमने उसकी टारगेट की डिस्कवरी की। तो बैक्टीरियल टारगेट की डिस्कवरी मतलब उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमको उस टारगेट को ब्लॉक करना है। अब हम उस टारगेट को ब्लॉक करना है तो उस स्पेसिफिक टारगेट का पूरा स्टडी हमको करना पड़ेगा। उस टारगेट पे वैलिडेशन ऐसा भी हो सकता है ना कि बैक्टीरिया के सेल के सरफेस के ऊपर एक से ज्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा टारगेट प्रेजेंट हो, या फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने वाले, उसके डीएनए को ब्लॉक करने वाले एक से ज्यादा टारगेट प्रेजेंट हो। तो टारगेट जो हमने डिस्कवर किया है, एक से ज्यादा भी टारगेट हो सकते हैं, तो उन टारगेट डिस्कवर जो भी टारगेट हमने डिस्कवर किए है उन सबका कंपैरिजन, मतलब जो टारगेट हमको इजी जाता है ब्लॉक करने के लिए, जिसकी वजह से हम डिसीज का रेजिस्टेंस कर सकते हैं, तो उस टारगेट को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए टारगेट वैलिडेशन स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। सो अब जो भी हम टारगेट वैलिडेशन में आगे टेक्निक्स देखेंगे, वो सब हमको टेक्निक्स देखना है जेनेटिक लेवल वाले डिसीजेस के लिए। जेनेटिक लेवल वाले डिसीजेस के लिए आगे जो भी हम टेक्निक्स देखने वाले हैं टारगेट वैलिडेशन, वो सभी टेक्निक्स जो है वो जेनेटिक लेवल वाले डिसीज को स्टडी करने के लिए हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई में जो है वो डायरेक्टली हमारे पास टारगेट आया, टारगेट को हमने ब्लॉक कर दिया। पर अब जेनेटिक लेवल पे क्या होता है कि जेनेटिक डिसीज में एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन सबका कंपैरिजन, उन सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्रॉपरली करना होगा। इसलिए टारगेट वैलिडेशन जो है वो अब आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो जेनेटिक डिसीजेस के लिए पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टारगेट वैलिडेशन। इसमें हम देखते हैं नॉकआउट, नॉक इन, गेन ऑफ फंक्शन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स मॉडल्स। सो ये भी हम जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमको ब्रॉड रेंज में पढ़ना है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉकआउट, गेन ऑफ फंक्शन, ट्रांसजेनिक मॉडल। अब ये सब टेक्निक एक एक करके पढ़ाऊंगा तो हमारा टॉपिक महीने भर चलेगा। इसीलिए हमको इस सब टॉपिक को जो ड्रग डिजाइनिंग के हेडिंग के अंदर आता है, तो वहां पे हमको ड्रग डिजाइनिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमको ये सब टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सर आपको नॉकआउट, नॉक इन टेक्निक पढ़ाएंगे, गेन ऑफ फंक्शन कैसे होता है ये पढ़ाएंगे। हम सब क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले सिर्फ ब्रॉड रेंज पे हमको इन सब का डिस्कशन करना है। तो चलो अब एक एक करके सबका डेफिनेशन बताओ या फिर सबकी इंफॉर्मेशन बताओ। कौन बताएगा नॉकआउट टेक्निक के बारे में? नॉकआउट का मतलब क्या होता है और नॉक इन का मतलब क्या होता है? चलो सोए हुए सब लोग जाग जाओ, लेक्चर शुरू हो गया। Sir, knockout means either we have to remove a particular gene or knock in को अगर consider करें तो एक तो insert करना, मतलब इस through or via this technology we either insert or remove a particular gene or a target gene that we want to remove. यस यस गोपाल, वेरी गुड। अब गोपाल छोड़ के दूसरे कोई आंसर बताएगा कि गेन ऑफ फंक्शन? गोपाल नहीं बताएगा, अब दूसरा कोई आंसर बताएगा गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? So restoring the function of cell. यस ऋतुजा। Restoring the function of जो सेल का फंक्शन है वो उसको रिस्टोर करना. सॉरी आई डोंट गेट योर पॉइंट, प्लीज स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। Restoration of the cell function. रिस्टोरेशन ऑफ द सेल फंक्शन। और कोई प्रॉपर डेफिनेशन बता सकेगा? डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट हिंदी में, मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में बताए तो भी चलेगा, सिर्फ लैंग्वेज में मुझे समझनी चाहिए। नहीं तो आप मद्रासी में बताओगे, मुझे मद्रासी नहीं समझेगी। Sir, a type of mutation in which alter the gene product, possibly a new molecular function. ओके, गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसके वजह से स्पेसिफिक जीन का जो एक्टिविटी है, स्पेसिफिक जीन का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या करता है वो, उसकी फंक्शन का गेन करता है, एक्टिविटी का गेन करता है। और ट्रांसजेनिक मॉडल्स के बारे में कोई बताएगा? Sir, चलो transgenic model
सर ट्रांसजेनिक मॉडल से एक कॉम्बिनेशन होगा, वी कैन से इट इज अ हाइब्रिड, जो दो डिफरेंट जीनोम को मिक्स करके मिलेगा और उसके कैरेक्टर से मॉडिफाई होंगे एज कम्पेयर टू बोथ द पेरेंट्स। मतलब अल्टीमेटली जीनोम का फंक्शन स्टडी करने के लिए अगर किसी एनिमल में हमने उसके जीनोम में कोई चेंजेस किया और कोई चेंजेस वहां पे किया तो उस मॉडल्स को, उस एनिमल को स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स। क्लियर है सबको पॉइंट्स? सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वेयर द टारगेट जीन्स इज नॉकआउट हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि हमको जो भी नॉकआउट और नॉक इन टेक्निक्स देखनी है कि नॉकआउट और नॉक इन टेक्निक्स का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट वैलिडेशन में। समझो हमारे पास कोई जीन है, लेट्स कंसीडर अ जीन। समझो जीन ए है हमारे पास। अब जीन ए कोई प्रोटीन हमारे पास बनाता है, जीन ए कोई प्रोटीन हमारे पास बनाता है और वो प्रोटीन कहीं पे जाके, कहीं पे सेलुलर लेवल पे जाके वहां पे कुछ एक्टिविटी करता है और सेल का कोई इंपॉर्टेंट पाथवे या इंपॉर्टेंट पाथ में वो हेल्प करता है, वहां पे जाके वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर समझो हमारे पास जीन ए में कोई म्यूटेशन हुआ, जीन ए में कोई म्यूटेशन हुआ, दिस इज रेड कलर शोज द म्यूटेटेड जीन ए। यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ तो जो भी हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन बनने वाला था वो फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास या डिफॉल्ट बना या फिर वो बना ही नहीं। चलो हम डिफॉल्ट वाला प्रोटीन बनाते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन यहाँ पे बना, डिफॉल्ट प्रोटीन यहाँ पे बना। तो ये प्रोटीन जो है वो उसकी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, नॉट एक्टिव। और अगर वो एक्टिविटी उसकी नहीं कर सकेगा तो क्या होगा, वो पाथवे नहीं चलेगा स्पेसिफिक, वो मेटाबॉलिक पाथवे या फिर अदर कोई पाथवे है वो पाथवे नहीं चलेगा। अगर वो पाथवे नहीं चलेगा तो कोई डिसीज कंडीशन बॉडी में डेवलप हो सकेगी। अब टारगेट का वैलिडेशन करना है हमको, टारगेट को, जो भी टारगेट हमने डिस्कस किया था उसका वैलिडेशन करना है। तो ये स्पेसिफिक डिसीज को हमको अभी स्टडी करना है, ये स्पेसिफिक डिसीज की हमको अभी मिमिक्री करनी है एक दूसरे एनिमल में। अब ये कैसे करेंगे हम कि एक आधा एनिमल मॉडल, समझो हमारे पास हमने रैट ले लिया, हमने रैट ले लिया। अब ये एनिमल मॉडल में हमको सेम एक्टिविटी, सेम डिसीज का डेवलपमेंट करना है ताकि उसके ऊपर हम ड्रग का इस्तेमाल कर सके, ताकि उसका प्रॉपर स्टडी हम कर सके। क्योंकि एक्चुअल ह्यूमन में, एक्चुअल जो पेशेंट है उनमें हम इतना ज्यादा प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जो होमोलॉगस जीन था, जो स्पेसिफिक जीन ए का होमोलॉगस जीन था, वो माउस में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर मेटाबॉलिक पाथवे सेम हुआ या फिर वो स्पेसिफिक पाथवे सेम हुआ तो माउस में भी वो होमोलॉगी उस जीन की प्रेजेंट होगी। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए, जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो गए, पर होमोलॉजी तो वो दिखा सकता है ना पेशेंट की मॉडल के लिए। तो होमोलॉजी वहां पे होगी। सेम होमोलॉजी को हम क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, जो जीन ए प्रेजेंट है यहाँ पे, जो माउस के मॉडल में जो यहाँ पे जीन्स हमको स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जीन ए का लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब यहाँ पे जीन ए को नॉकआउट कर देंगे, जीन ए को निकालेंगे या फिर किसी तरीके से उसका सप्रेशन कर देंगे। अब जीन ए का सप्रेशन कर दिया तो वो प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनेगा। अगर वो प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी सेम एनिमल मॉडल में सेम डिसीज कंडीशन हम डेवलप कर सकते हैं। अब इस वजह से क्या हुआ, ये सब क्राइटेरिया स्टडी करने के बाद हमको क्या हुआ कि एक एनिमल मॉडल का मिल गया, एक एनिमल मॉडल मिल गया। अब एनिमल मॉडल के ऊपर जो भी टारगेट हमने डिस्कस किया था तो उसका स्टडी हम कर सकते हैं, प्रॉपरली उसका स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पेशेंट में किसी जीन के गेन ऑफ फंक्शन के वजह से कोई डिसीज अगर डेवलप हुआ तो वही डिसीज का मिमिक कर सकते हैं हम एनिमल मॉडल में। उसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स। दैट्स व्हाई ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर वेरी यूजफुल टू स्टडी target validation. So transgenic animals where the target genes are knockout have become an important experimental approach for determination of function of target. टारगेट के फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमको टारगेट के फंक्शन या जीन को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। नॉकआउट जीन्स दैट आर इनिशियली डेवलपमेंट आर यूजुअली लीथल। मतलब अगर कोई डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन रहा, समझो कोई हार्ट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन हमारे पास है, तो उसका अगर हम उसके जाइगोट लेवल पे ही नॉकआउट कर दिया तो वो क्या होगा, वो होल ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ लिथल एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है।
So knockout genes that are essential in development are usually lethal. Lethal का मतलब होता है डेथ होना. Inducible knockouts, that is transgenic models where the transgenes can be switched on or off at will the adult animal, that can be used to study the function of such essential gene. So preferably हम क्या करते हैं, adult animal में उस gene का knockout और knock in वो specifically कर सकते हैं ताकि हम target को properly study कर सके. So disease models can be created by knockout techniques. Knock-ins और gain of function models can reverse the disease phenotype. मतलब अगर किसी जीन के absent होने की वजह से या फिर जीन के सप्रेस होने की वजह से कोई डिसीज होता होगा तो हम क्या करेंगे, नॉकिंस टेक्निक के मदद से गेन ऑफ फंक्शन की मदद से उस डिसीज के फिनोटाइप को या फिर उस डिसीज के कैरेक्टर को हम रिवर्स कर सकते हैं या डिसीज को पूरी तरीके से वहां पे सप्रेस किया जा सकता है. सो नॉकिंस आर यूज्ड टू क्रिएट डिसीज मॉडल्स. नॉकिंस भी डिसीज मॉडल्स के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं. सो नॉकिंस और गेन ऑफ फंक्शन कैन बी ऑल्सो लिथल. नॉकिंस और गेन ऑफ फंक्शन भी लिथल हो सकता है. फॉर एग्जांपल स्विचिंग ऑन और रिस्टोरिंग द फंक्शन ऑफ सेल साइकिल जीन. जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स में अगर किसी सेल साइकिल जीन का हमने रिस्टोरेशन किया तो वो क्या हो सकती है, सेल के लिए लिथल हो सकती है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के बाद वो जो सेल का अगर माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया तो अगर उस सेल में सेल साइकिल सप्रेस हो गई, अगर सेल साइकिल की किसी जीन को हमने एक्टिवेट कर लिया तो क्या करेगी, फिर से माइटोटिक चलने लगेगी. अगर फिर से माइटोटिक चलने लगेगी तो वो सेल की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोसिस कब रुकता है, कब रुकता है माइटोसिस, सीखा होगा आप सब लोगों ने. माइटोसिस कब स्टॉप होता है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है कि जहाँ पे माइटोसिस रुकाया जा सकता है. So most neurodegenerative diseases model have been generated introducing mutant genes that cause autosomal dominant form of disease in human. आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, यहाँ पे दिखा रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. थोड़ा वेट करते हैं. इससे पहले हुआ था सर थोड़ा पॉज, एक डेढ़ मिनट के लिए वीडियो. ओके, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सब स्क्रीन पे है, वही हम बता रहे. So most neurodegenerative disease models have been generated by introducing mutant gene that cause autosomal dominant form of disease in humans. Neurodegenerative disease को स्टडी किया जाता है एनिमल मॉडल्स में. वहां पे क्या किया जाता है, जो भी न्यूरोजेनरेटिव डिसीज मतलब नर्वस सिस्टम को डैमेज पहुंचाने वाले डिसीजेस उसका स्टडी किया जाता है. स्पेसिफिक जीन का नॉकआउट किया जाता है ताकि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट वहां पे प्रॉपरली ना हो. तो इसी तरीके से वो एनिमल मॉडल्स में स्टडी किया जा सकता है. उसके बाद में देखते हैं टारगेट वैलिडेशन पाथवे. टारगेट का वैलिडेशन करने के लिए, टारगेट को स्टडी करने के लिए डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला पाथवे हमको स्टडी करना है. सो पाथवे में टारगेट वैलिडेशन किस तरीके से मदद करता है, आपको पता होगा कि बॉडी में कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ने के बाद क्या होता है. अगर बॉडी में कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ गई तो क्या होता है, It may lead to complications. कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हार्ट मध्ये ब्लॉकेज होते. हार्ट मध्ये ब्लॉकेज तैयार होते हैं हार्ट में. और क्या होता है, आर्टरी लुमेन की डायमीटर्स रिड्यूस होने लगती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू द इंटरनल लुमेन. आज क्यों 20 लोग हैं सिर्फ, बाकी के 6 लोग कहाँ गए? ओके, सो हमको देखना है अभी टारगेट वैलिडेशंस. उसमें हम स्टडी करते हैं टारगेट का पाथवे. अब टारगेट का पाथवे टारगेट वैलिडेशन के लिए किस तरीके से मदद करता है ये हम अभी डिस्कस करने वाले. समझो हमारे पास कोई पाथवे है जिसमें कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस होता है. अगर किसी पेशेंट के बॉडी में कोलेस्टेरॉल ज्यादा सिंथेसिस हुआ तो उसको कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं. अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस हुए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस वाले पाथवे है, कोलेस्टेरॉल जिस पाथवे में सिंथेसिस होता है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा कोलेस्टेरॉल हमारे पास सिंथेसिस ना हो. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ड्रग है, एक स्टैटिन है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बायफॉस्फेटेज नाम का एक ड्रग आता है जिसमें नाइट्रोजन बायफॉस्फेटेज नाम का कंपोनेंट होता है. तो ये क्या करते हैं, ये दोनों ड्रग क्या करते हैं, पाथवे में साइंटिस्ट लोगों ने पहले क्या किया कि कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस का पूरा पाथवे स्टडी कर लिया. उनको पता चल गया कि HMG कोएंजाइम है, ये कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस के पाथवे के लिए प्रिकर्सर है. उसके बाद
ये सब पाथवे चलता है और पूरा पाथवे चलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस। कोलेस्टेरॉल हमारे पास बनता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग चलाया कि चलो भाई इस पाथवे को क्या करते हैं, हम इस पाथवे को शुरुआत के स्टेप में ही ब्लॉक कर लेते हैं। तो स्टैटिन नाम का ड्रग इन्होंने इन्वेंट किया। स्टैटिन नाम का ड्रग इन्वेंट करने के बाद स्टैटिन क्या करता है, स्टैटिन जो प्रिकर्सर है उसके बाद में जो सेकंड सबस्ट्रेट बनता है, सॉरी जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है नेवलोनेट, तो उसको ब्लॉक करता है। स्टैटिन क्या करता है, HMG कोए रिडक्टेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है ताकि आगे का पूरा पाथवे ना चल सके। अगर मेवालोनेट ही नहीं बना तो आगे का पूरा पाथवे नहीं चलेगा, और आगे का पूरा पाथवे नहीं चलेगा तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। उसी तरीके से एनबीपीएस क्या करता है, एनबीपीएस जो है वो डाउन रेगुलेशन करता है, वो नीचे थोड़ा रेगुलेशन करता है। सो टारगेट वैलिडेशन में पाथवे स्टडी किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि कोई जीन, स्पेसिफिक जीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एखादा प्रोटीन या फिर एखादा एंजाइम अकेला ही काम करता हो। उसके साथ हो सकता है ना कि एक से ज्यादा एंजाइम्स उसके साथ काम करते हो। तो इसी तरीके से जीन के प्रोडक्ट का इंटरेक्शन ये सब प्रोसेस जो होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसीलिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहने वाला पाथवे हमको स्टडी करना होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके वजह से हम उस पाथवे का कंट्रोल कर सकते हैं, उस पाथवे को हम रेगुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेट, अपस्ट्रीम टारगेट एंड देयर आर डाउनस्ट्रीम टारगेट। अपस्ट्रीम टारगेट क्या करता है कि पाथवे में जाके ऊपर वाले साइड में जो भी उनकी साइड है, एक्टिंग साइड, वहां पे जाके पाथवे को ब्लॉक करता है। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाके, मतलब पाथवे के जो शुरुआती स्टेप्स है उनको ब्लॉक करता है, और डाउनस्ट्रीम मतलब पाथवे के लास्ट वाले स्टेप में जाके उनको ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से हमको पाथवे करना होता है स्टडी। सो इस वजह से क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट प्रोफाइल हमको स्टडी कर, अगर पाथवे में कोई साइड बाय साइड कोई प्रोडक्ट बना, समझो हमारे पास पाथवे है, ये वाला पाथवे, अगर ये पाथवे हमने स्टडी कर लिया, समझो यहाँ पे हमारे पास डी प्रोडक्ट है, जो डी प्रोडक्ट का इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास डिसीज कंडीशन डेवलप होती है। तो हमने क्या किया, हमने अपस्ट्रीम रेगुलेशन करके अपस्ट्रीम में यहाँ पे इनिबिशन कर लिया। यहाँ पे हमारा एक आधा ड्रग था, वो ड्रग की वजह से हमने क्या किया, उस पाथवे को अपस्ट्रीमली ब्लॉक कर दिया। पर इसी पाथवे में एक दूसरा कंपाउंड भी बनता था। ये बी से लेके सी तक बनने वाला कंपाउंड में एक बाय प्रोडक्ट निकलता था, और ये बाय प्रोडक्ट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फंक्शन करता था। अब अगर ये इस बाय प्रोडक्ट ने, स्पेसिफिक बाय प्रोडक्ट ने दूसरे किसी मेटाबॉलिक फंक्शन में एक्टिविटी किया, तो अगर इस ड्रग ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो ये बाय प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। समझो एक्स बाय प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, एक्स बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये डिस्टर्ब हो सकती है, और इसके वजह से अदर साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं। और इसी साइड इफेक्ट्स का स्टडी प्रॉपरली करने के लिए हमको पूरा का पूरा पाथवे, उनके बाय प्रोडक्ट्स ये सब पता होना चाहिए, तभी हम जाके अच्छी तरीके से टारगेट वैलिडेशन ये कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? सो द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड देयर जीन प्रोडक्ट, इट्स कॉम्प्लेक्स. Research aim to define pathway that controls and regulate process in living organism, provide valuable information for the drug discovery. The knowledge of pathway allows definition and separate targeting. उसके वजह से क्या होता है, properly defined target हम पता कर सकते हैं, separate target of upstream and downstream target, properly upstream और downstream target को हम पता कर सकते हैं. Inhibition or modulation of selected target could lead to same therapeutic effect with fewer side effect. ऐसा हो सकता है ना कि एक आधा टारगेट ब्लॉक करने के बाद हमको यहाँ पे, समझो ये यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे साइड इफेक्ट हुआ, हमारा दूसरा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसके वजह से हमने क्या किया, इसके वजह से हमको ये पाथवे पूरा का पूरा पता चला था, तो हमने क्या किया, इस स्टेप पे ड्रग डाल के इस स्टेप पे कोई इनिबिटर लगाया, और इस स्टेप पे हमने कोई ड्रग इन्वेंट किया और डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन हमने किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमको कम साइड इफेक्ट देखने को मिले और बेटर ड्रग एबिलिटी उसको हम कह सकते हैं। So knowledge of pathway and their relationship to each other help researcher understand side effect profile.
इसकी वजह से हम साइड इफेक्ट की प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन डिसीज टारगेट कैन लीड्स टू नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ड्रग टारगेट्स। अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक डिसीज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डिसीज का अगर टारगेट पता कर लिया तो उसके हम एक से ज्यादा ड्रग टारगेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके वजह से हमको सभी टारगेट्स उनके पता चल सकते हैं और प्रॉपर ड्रग, बिना साइड इफेक्ट वाला ड्रग, कम से कम साइड इफेक्ट वाला ड्रग, उसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल ये हम साथ ही में स्टडी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा टारगेट वैलिडेशन, उसमें देखा हमने टारगेट का पाथवे किस तरीके से स्टडी करते हैं। सो अभी आप क्या कर दीजिए, इस जो मीटिंग है हमारी उसको लेफ्ट कर दीजिए